बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चों हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कंटिन्यू करना है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में नेक्स्ट जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनका नाम है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। अब देखिए ये डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस क्या होती हैं। हमने बेसिकली इनके नाम से ही सारा कुछ समझना है। पहला नाम है डायपोल, दूसरा है इंड्यूस्ड डायपोल, और उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो कहलाएंगी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। देखें, सबसे पहली बात यह है कि ये लफ्ज़ है डायपोल, यानी एक मॉलिक्यूल होगा उसमें दो पोल होंगे, एक पार्शल पॉजिटिव और एक पार्शल नेगेटिव। दूसरा है इंड्यूस्ड डायपोल, मतलब होगा वो भी डायपोल लेकिन पहले जैसा नहीं होगा, उसमें डायपोल ज़बरदस्ती किसी और की वजह से या इस डायपोल की वजह से इंड्यूस हुआ होगा। तो उनके अपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो कहलाएंगी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जैसा कि HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। हमें पता है कि इसमें Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है इस H से, तो ये क्या करेगा, ये Cl इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जिसे बॉन्ड कहते हैं, अपनी तरफ ऐसे खींच लेगा, तो खुद हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और H से चूंकि इलेक्ट्रॉन दूर चले गए तो H हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसमें दो पोल बन गए हैं, तो ये डायपोल है। लेकिन अगर एक और मॉलिक्यूल हो जो कि इस HCl में आप डाल दें, और वो मैं कहता हूँ जी आपने इसमें डाल दिया क्लोरीन गैस को, तो अब क्लोरीन में तो दोनों एक जैसे एटम हैं, तो ना किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना किसी की ज़्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये दोनों Cl के दरमियान ही होगा। लेकिन जब ये Cl2 इस HCl के Cl के पास आएगा, तो ये जो Cl नेगेटिव है, चूंकि ये रिच इन इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा कि ये Cl के बीच में जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, तो ये नेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव है, तो ये उसे करेगा रिपेल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये राइट वाले Cl की तरफ चले जाएंगे या लेफ्ट वाले की तरफ? लेफ्ट वाले। गलत, राइट वाले की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि जब ये Cl पार्शियल नेगेटिव जो है ये जब इसे रिपेल करेगा तो ये अपोजिट साइड पे जाएगा ना, तो ये इस तरफ आ जाएंगे। तो जब ये इस तरफ आएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो राइट वाला Cl है वो पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो अब देखिए, जो पहले वाला HCl है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था, तो ये परमानेंट डायपोल था, जबकि Cl में नहीं था, इसमें डायपोल HCl की वजह से इंड्यूस हुआ है, तो ये इंड्यूस डायपोल है। तो अब पहले वाले डायपोल और दूसरे वाले इंड्यूस डायपोल के अपोजिट चार्ज वाले एटम्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनका हम नाम रखेंगे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। बात समझ आ गई ना सबको? जी सर। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लें, जैसे मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास है वाटर। अब वाटर के अंदर दो H होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन इस शेयर्ड पेयर को, जिसे बॉन्ड कहते हैं, इस तरह अपनी तरफ खींचेगा, इस शेयर्ड पेयर को भी अपनी तरफ खींचेगा, तो खुद हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव और ये दोनों H हो जाएंगे पार्शियल पॉजिटिव। तो इसमें भी दो पोल है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी, तो ये हो गया डायपोल। अब वाटर के अंदर ऑक्सीजन भी होती है, जिसे एक्वेटिक लाइफ जो है वो रेस्पायरेशन के लिए यूज़ करती है। तो वाटर में ऑक्सीजन हल कैसे होती है कि देखिए, जब ये O नेगेटिव इस O के पास आएगा, तो ये जो बीच में बॉन्ड है जो कि असल में इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को उसी तरह क्या करेंगे,
रिपेल। रिपेल। तो ये जो बॉन्ड है ये किस तरफ चले जाएंगे, राइट साइड पे या लेफ्ट? राइट साइड पे। तो जब ये राइट साइड पे चले जाएंगे तो राइट साइड वाला ओ पार्शियल नेगेटिव और इधर वाला पार्शियल पॉजिटिव। तो अब ये डायपोल था नहीं, लेकिन इसमें डायपोल क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। तो अब वाटर एक डायपोल था, उसके पार्शियल नेगेटिवली चार्ज हो, और O2 एक डायपोल नहीं था लेकिन इसने इसमें डायपोल इंड्यूस किया, तो इसके पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज O के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो कहलाएंगी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। तो हमें एक बात समझ आ गई कि वाटर के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है वो किस वजह से ज़िंदा रहती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि वाटर में ऑक्सीजन डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस की वजह से सॉल्युबल होती है, और वही ऑक्सीजन ये एक्वेटिक लाइफ जो है रेस्पायरेशन के लिए यूज़ करती है। तो इसका मतलब हमें समझ आ गई कि जब भी एक मॉलिक्यूल जो कि पोलर हो और एक मॉलिक्यूल जो कि नॉन पोलर हो, तो उनके अंदर जब भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात हो तो हमें समझ आ जाना चाहिए कि वो होंगी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। इसी तरह ये जो फोर्सेस हैं ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने स्टडी की, उसका नाम था डी बाय। तो इसीलिए इन फोर्सेस को बच्चों हम कहते हैं डी बाय फोर्सेस, चूँकि इन फोर्सेस को सबसे पहले डी बाय ने स्टडी किया, इसीलिए इस बेस पे इन्हें हम डी बाय फोर्सेस भी कहते हैं। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देना चाहें तो जैसे आपके पास सपोज HBr है और आपने इस HBr के अंदर हाइड्रोजन गैस डाल दी है, तो इसमें भी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस होंगी। इसी तरह वाटर जो होता है H2O ये पोलर है, और इसके अंदर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड डाल दें ये नॉन पोलर है, तो इनमें फिर कौन सी फोर्सेस होंगी, वही डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। और ऊपर हमने दो और ले ली कि HCl में आप क्लोरीन गैस डाल दें, वाटर में ऑक्सीजन गैस डाल दें, तो ये तमाम मॉलिक्यूल्स बेसिकली कैसे हैं, जिनमें डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस होती हैं। और जैसे मैंने बताया कि अगर HBr की बात करें तो ये असल में पोलर है, HH की बात करें तो ये असल में नॉन पोलर है। इसी तरह फिर H2O की बात करें तो पोलर है, और CO2 की बात करें तो ये नॉन पोलर है। तो जब भी एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा तो उसमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो कहलाएंगी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस या डी बाय फोर्सेस। क्लियर है सबको? जी सर। अब बच्चों हमारे पास एक और तरह की फोर्सेस हैं, इन्हें हम कहते हैं इनके ना बहुत सारे नाम हैं, ज़रा ध्यान से इनके नाम सुनने हैं। देखिए सबसे पहले एक नाम है, इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल, और साथ वही इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्सेस। देखिए अगर इसके नाम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब ये है असल में कि भाई एक डायपोल ऐसा होगा जो थोड़ी देर के लिए बना होगा, और दूसरा डायपोल भी ऐसा होगा जो थोड़ी देर के लिए बना होगा। तो इन के दरमियान जो फोर्सेस होंगी अपोजिट चार्ज वाले पार्ट्स में वो कहलाएंगी इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्सेस। या इन फोर्सेस का एक और नाम है, देखें वो कौन सा नाम है जी, उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। यानी जो पहले वाला डायपोल होगा वो भी इंड्यूस्ड होगा, मतलब जैसे अभी हमने बनाया था वो असल में डायपोल नहीं था, जबकि दूसरे वाला जो होगा वो भी असल में डायपोल नहीं होगा, वो भी किसी की वजह से उसमें डायपोलर करैक्टर इंड्यूस हुआ होगा। तो अब उनके अपोजिट चार्जेस के दरमियान जो फोर्सेस होंगी वो कहलाएंगी इंड्यूस डायपोल फोर्सेस। या चूंकि अब हर डायपोल के बारे में हम कह रहे हैं
कि वो इंस्टेंटेनियस भी है और इंड्यूस भी है, तो इसीलिए हम इसे यूं भी कह देते हैं कि एक दफ़ा हम इंस्टेंटेनियस डायपोल का नाम ले लेते हैं और दूसरी दफ़ा हम नाम लेंगे किसका भला, इंड्यूस्ड डायपोल का। तो हम नाम रख देते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। जबकि ये जो फोर्सेस हैं ये सबसे पहले स्टडी की थी एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था फ्रिट्ज लंडन, इसलिए उसने अपने नाम से इनका नाम रख दिया लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, और हम आम तौर पे इन्हें सिंपली लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की बजाय भी बोलते हैं लंदन फोर्सेस। क्या बोलते हैं, लंदन फोर्सेस। तो ये बच्चों इनके नाम हैं। अब ज़रा इसको समझने के लिए एक बिल्कुल सादा सी एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, गौर से देखिएगा। देखिए फ़र्ज़ किया बच्चों हमारे पास दो एटम्स हैं और वो दोनों एटम्स जो है वो हीलियम के हैं। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और उसके वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हीलियम जो कि नॉन पोलर है, उसके जब 2 एटम ऐसे आमने सामने आएंगे तो सबसे पहले मैं राइट वाले एटम को कंसीडर कर रहा हूँ। देखिए राइट वाले एटम के पास जब ये लेफ्ट वाला आएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल। नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है। और ये जो राइट वाला हीलियम है इसका न्यूक्लियस लेफ्ट वाले हीलियम के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट। इसका मतलब ये वाला जो है ये यूं जरा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके इस तरफ और इसका न्यूक्लियस आ जाएगा इस तरफ। तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन के इधर आने की वजह से ये पार्शियल नेगेटिव हो गया और प्रोटॉन के इधर आने की वजह से ये पार्शियल पॉजिटिव। तो अब ये जो डायपोल है ये एक लम्हे के लिए बना है। क्यों बना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, यानी ये पक्के पक्के यहाँ रह ही नहीं सकते। तो ये बना है जस्ट फॉर एन इंस्टेंट, इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया सबसे ऊपर देखे इंस्टेंटेनियस डायपोल। तो इसका नाम हमने रख दिया इंस्टेंटेनियस डायपोल। जबकि देखिए दूसरी बात क्या है, दूसरा भी उसी तरह का था, हमने उसे अभी फिलहाल वैसे बना दिया। अब हम लेफ्ट वाले को कंसीडर कर लेते हैं। तो अब लेफ्ट वाले के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो राइट वाले के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल। जबकि न्यूक्लियस को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर भी कोई इस तरह का चेंज आ जाएगा। देखिए अगर इस तरह के चेंज की हम बात करते हैं तो क्या हुआ कि आप कह रहे हैं जी न्यूक्लियस आ जाएगा लेफ्ट साइड पे और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे राइट साइड पे। तो जो राइट साइड है वो हो गई पार्शियल नेगेटिव और ये हो गई पार्शियल पॉजिटिव। जबकि लेफ्ट वाला तो था वैसे ही उसी तरह बना हुआ था पहले ही। तो अब देखिए इसके उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन थे, ये न्यूक्लियस था और ये राइट वाला पार्शियल नेगेटिव था और ये पार्शियल पॉजिटिव। तो अब देखिए इसके नेगेटिव पार्ट और इसके पॉजिटिव पार्ट में क्या होंगी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। लेकिन ज़रा ध्यान से देखें, जिस तरह आप कह रहे थे कि जो लेफ्ट वाला जो है ये इंस्टेंटेनियस है, एक लम्हे के लिए बना है जस्ट फॉर एन इंस्टेंट, तो क्या राइट वाला इंस्टेंटेनियस नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसका मतलब ये भी इंस्टेंटेनियस है। तो अब एक इंस्टेंटेनियस डायपोल के पार्शियल नेगेटिवली चार्ज पार्ट और दूसरे इंस्टेंटेनियस डायपोल के पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो कहलाएंगी इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्सेस। बात समझ आ गई? जबकि दूसरी बात बच्चों क्या है, देखिए दूसरा नाम है इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। मुझे बताइए क्या इन दोनों में से कोई पहले था जिसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो? नहीं था। इसका मतलब ये दोनों क्या थे, नॉन पोलर थे। ये दोनों क्या थे,
नॉन पोलर थे। अब देखिए पहले इस राइट वाले ने इस लेफ्ट वाले में डायपोल क्या किया, इंड्यूस, तो ये बन गया इंड्यूस्ड डायपोल। फिर इस लेफ्ट वाले ने राइट वाले में डायपोल क्या किया, तो ये भी इंड्यूस्ड डायपोल बन गया। तो फिर अब ये दोनों कौन से डायपोल हुए, इंड्यूस्ड डायपोल। तो एक इंड्यूस्ड डायपोल के पार्शियल नेगेटिवली चार्ज पार्ट और दूसरे इंड्यूस्ड डायपोल के पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो कहलाएंगी इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। जबकि एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए चूंकि इनमें से हर डायपोल इंस्टेंटेनियस भी है यानी एक लम्हे के लिए बना है और इंड्यूस भी है क्योंकि वो असल में था नहीं, दूसरे की वजह से अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से वो बना, वो इंड्यूस भी है। तो एक दफ़ा हम इंस्टेंटेनियस डायपोल में से इंस्टेंटेनियस का लफ्ज़ लिख देते हैं और दूसरी दफ़ा इंड्यूस डायपोल में से किसका लफ्ज़ लिख देते हैं, इंड्यूस डायपोल का। तो इसीलिए हम इन्हें क्या भी कहते हैं, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल। तो आपकी बुक में यही नाम लिखा हुआ है और उसकी रीज़न भी आपको समझ आ गई। जबकि इनको डिस्कवर किया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था फ्रिट्ज लंडन, इसलिए इन्हें बच्चों क्या भी कहते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। तो बात समझ आ गई, ठीक है। तो अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी कौन सा साइंटिस्ट था, फ्रिट्ज लंडन। हाँ जी, उसका नाम था फ्रिट्ज लंडन। क्या स्पेलिंग है, FRITZLONDON। तो इसने डिस्कवर किया कब, इन 1930। यहां तक बच्चों कोई इशू प्रॉब्लम, एक्सक्यूज मी सर जी। नेगेटिव साइड इसकी लार्ज क्यों होती, नेगेटिव साइड ज़रूरी नहीं है कि आप लार्ज बनाएं, वो छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है, लेकिन आम तौर पे ऐसा होता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो प्रोटॉन होते हैं वो एक ही जगह पे फिट हुए होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक शेल दूसरा शेल तीसरा शेल उनकी आपस में रिपल्शन भी होती है जिसको हम पढ़ते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो इसीलिए वो ज़रा एक्सपेंड हुए होते हैं। बात समझ आ गई, तो इसीलिए उसे ड्रॉ करने के लिए वैसा कर लेते हैं। तो आप ऐसा नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ आ गई, यानी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन से चूंकि रिपल्शन होती है जिसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, इसीलिए उसे ज़रा इस तरह करके ड्रॉ कर दिया जाता है। जबकि जो न्यूक्लियस होता है वो एक कंसंट्रेटेड पार्ट होता है, मतलब जो प्रोटॉन होते हैं वो एक ही जगह पे करीब करीब पड़े हुए होते हैं। बात समझ आ गई, यस जी बच्चों। तो अब देखिए इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी अगर आप इसकी एग्जाम्पल्स लेंगे तो एग्जाम्पल्स में जो मॉलिक्यूल आएंगे वो सारे के सारे वो होंगे जो नॉन पोलर होंगे, सब के सब नॉन पोलर। मतलब वो पहले डायपोल होंगे या नहीं होंगे, नहीं होंगे। उनमें सिर्फ और सिर्फ डायपोल क्या हुआ होगा, इंड्यूस हुआ होगा। और वो सब के सब कैसे डायपोल होंगे, टेम्परेरी या परमानेंट, टेम्परेरी। और उन टेम्परेरी डायपोल्स को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस डायपोल। बात समझ आ गई, क्लियर? यस सर। अब देखिए जी सर। जैसे मैंने बताया कि सबसे ज्यादा ये जो फोर्सेस होंगी ये किन में होंगी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। तो अब अगर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हम उसमें एग्जाम्पल्स के तौर पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास हाइड्रोजन गैस है, उसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। क्लोरीन गैस है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। इसी तरह नोबल गैसेस हैं,
तो इनमें भी कौन सी फोर्सेस होंगी? लंदन डिस्पर्शन dispersion फोर्सेस, जैसे हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टॉन, जीनॉन वगैरह वगैरह। बात समझ आ गई? इसी तरह बच्चों ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये पोलर मॉलिक्यूल्स में भी होती हैं। किन में होती हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स में भी। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये पोलर मॉलिक्यूल्स में होंगी तो सिर्फ और सिर्फ साइज में फर्क की वजह से इनका इफेक्ट होगा। अगर दो मॉलिक्यूल्स का साइज एक जैसा हो तो उनमें फिर इस के कंसीडर करने की कोई वजह ही नहीं बनती। इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। मसलन अगर जैसे अभी हम डिस्कस करके आए थे, हमने वाटर की बात की थी। अगर मैं जस्ट वाटर का नाम लूँ, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसमें भी क्या होंगी? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। हमने HCl पढ़ा था, HCl में भी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। बात समझ आ रही है? जी सर। इसी तरह मैं कहूँ H2S, इसमें भी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। मैं कहूँ अमोनिया, इसमें भी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, याद रखिए, जब आप कहते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होती हैं तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ये सिग्निफिकेंट होती हैं, यानी असल इनकी इम्पॉर्टेंस है ही किस तरह के मॉलिक्यूल्स में? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। इसलिए कि नॉन पोलर में सिर्फ और सिर्फ होती ही लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, जबकि जो पोलर होते हैं, जैसे नीचे हमने लिखा वाटर, तो वाटर में जो असल डोमिनेटिंग फोर्सेस होती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं। H2S में असल डोमिनेटिंग फोर्सेस डायपोल डायपोल फोर्सेस होती हैं। HCl में भी डायपोल डायपोल फोर्सेस डोमिनेटिंग फोर्सेस होती हैं। और अमोनिया में डोमिनेटिंग फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, लेकिन ये जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं इनकी भी एक खास, जिसको आप कहते हैं इम्पॉर्टेंस होती है। ये आगे चल के हम कुछ और एग्जाम्पल्स में इसे डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? नो सर। अब देखें, इसके साथ एक और टॉपिक है, वो बेसिकली इसी का ही पार्ट है, और उसका नाम है बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बच्चों लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को अफेक्ट करते हैं। कौन सी फोर्सेस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात कर रहे हैं? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं वैसे आसान लफ्ज़ों में आपको कुछ बताऊं तो एक चीज़ आपने बच्चों याद रखनी है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं ये जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम इनको बारी बारी डिस्कस करें तो इसके अंदर ना कुछ ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जो कोई से दो फैक्टर्स में कॉमन होती हैं। कोई से दो फैक्टर्स में क्या होती हैं? कॉमन होती हैं। तो वैसे जब आप कुछ की बुक्स देखेंगे तो वो की बुक्स में क्या करेगा कि फ़र्ज़ किया फैक्टर मेन दो ही हैं, तो वो जनाब उनको घुमा फिरा के और वो जी 6 बना देगा, वो 4 बना देगा, वो 8 बना देगा, इस तरह करके ना तो कुछ भी यानी वो किया जा सकता है। लेकिन असल जो फैक्टर्स हैं मैं आपको उसी पॉइंट से डिस्कस करवाता हूँ। ठीक है, इनको आपने गौर से सुनना है। मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर कर दूँगा, तो आपने उन नोट्सों को भी अच्छी तरह से पढ़ लेना है और समझ लेना है। वो मैंने ज़रा आसान करके आपके लिए बनाया हुआ है कि उसके अंदर ऐसा होगा कि सपोज़ कोई 10 क्वेश्चन होंगे बने हुए, उनमें से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन उन तमाम का आंसर क्या होगा? सेम ही होगा। ठीक है, उन तमाम का जो आंसर है वो सेम होगा। ठीक है, तो ये ज़रा देखें, मैं सबसे पहला फैक्टर डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये फैक्टर बच्चों मैं इसको कह सकता हूँ साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। फैक्टर का नाम मैं बोल रहा हूँ साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अब ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होता है? ये जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा
कि जी ये नेगेटिव पार्ट बड़ा क्यों होता है, तो वो असल में शेल्स में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम शो करते हैं, तो उसे ओवरऑल बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये दो तरह का हो सकता है, ये एटम्स का भी हो सकता है, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल्स का भी हो सकता है। अब मैंने एटम्स क्यों बोला, जैसे आप जानते हैं नोबल गैसेस जो हैं उनके एटम्स ही मॉलिक्यूल होते हैं, जबकि हैलोजन्स के एटम नहीं होते एग्जिस्ट करते, बल्कि वो क्या एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, मसलन मैं ये कहता हूँ बच्चों पीरियोडिक टेबल का ग्रुप है जिसे आप कहते हैं ग्रुप 7A, और ग्रुप 7A का एक नाम है, ग्रुप 7A को कहते हैं बच्चों हैलोजन्स। क्या कहते हैं, हैलोजन्स। तो इन्हें हैलोजन्स क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जब ये अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल से मिलती हैं तो उनके साल्ट्स बनाती हैं, तो हैलो कहते हैं साल्ट को, जेन निकला है जनरेटर जैसे होता है, फार्मर, प्रोड्यूसर, तो ये अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल से रिएक्ट करके उनके क्या बनाते हैं, सॉल्ट्स बनाते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें हैलोजन्स कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हैलोजन्स में कौन से हैं जी, फ्लोरीन होता है, इसी तरह क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है, एक एस्टाटीन भी होता है लेकिन वो रेडियो एक्टिव और अनस्टेबल है, तो उसके बारे में हमें कोई ख़ास इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए हम उनका यहाँ जिक्र भी नहीं कर रहे। तो अब देखिए इसमें सबसे पहली अगर हम बात देखें बच्चों, पहला अगर मैं कहूँ कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये आप ज़रा स्केच देखिएगा, ये स्केच असल में किसको शो कर रहा है, ये स्केच शो कर रहा है मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन क्या है कि जो हैलोजन्स हैं उनमें जब आप टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप मूव करते हैं तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन इंक्रीजिंग। ये एरो जो मैंने बनाया ये समझ आ गया, एरो क्या बता रहा है कि जी यहाँ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है और इधर आके क्या हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों है। तो आप बच्चों जानते हैं कि जब आप किसी भी ग्रुप में, ये पीरियोडिक टेबल का ग्रुप है, ऊपर से नीचे जाते हैं ना, तो असल में उसके अंदर ना नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं। मसलन ये जो फ्लोरीन होता है इसमें 2 शेल होते हैं, इसी तरह जब क्लोरीन में जाते हैं तो कितने शेल होते हैं, 3, और ब्रोमीन में जाएंगे तो कितने शेल होंगे, 4 शेल्स होंगे, और आयोडीन में जाएंगे तो कितने शेल होंगे, 5 शेल होंगे। तो जब आप ऊपर से नीचे हैलोजन्स में मूव करेंगे तो बेसिकली नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। अब जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं ना तो जाहिर सी बात है उनमें क्या भी बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी। शाबाश। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेबरिंग शेल्स के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अट्रैक्ट या रिपेल, रिपेल। शाबाश। इसे कहते हैं बच्चों शील्डिंग इफेक्ट, इसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो भाई जब इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे तो वो दूर दूर जाएंगे या करीब करीब, दूर दूर जाएंगे, ठीक है। जब दूर दूर जाएंगे तो होगा पता है क्या, ये जो अभी हम एक बात पढ़ के आए थे, ये पिछली स्लाइड के अंदर गौर से देखिए, इसमें हमने कहा ये था कि भाई जैसे ये हीलियम की हमने बात की थी आसान सी, तो ये जो एटम थे ना इस तरह डिस्टॉर्ट हो गए थे, डिस्टॉर्ट हुए थे ना, डिस्टॉर्ट का मतलब टेढ़े हो गया, न्यूक्लियस एक साइड पे आ गया, इलेक्ट्रॉन एक साइड पे। जरा सोचें कि अगर ये प्रोटॉन जितने थे उससे ज्यादा होते तो ये पॉजिटिव चार्ज इससे कम होता या ज्यादा होता, ज्यादा होता ना। और अगर इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होते तो ये नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा होता। तो अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता तो इनमें ये जो अट्रैक्शंस हैं जिन्हें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कह रहे थे, ये स्ट्रांग होती या वीक होती, स्ट्रांग होती। ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा नेगेटिव में ये फोर्सेस स्ट्रांग होती। तो असल में बच्चों हम यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हैलोजन्स में
जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो जो मॉलिक्यूल है उनमें नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन बढ़ रही है, यानी वो डिस्पर्स होते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। तो मॉलिक्यूल का साइज जब बढ़ गया या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज बढ़ गया तो मुझे बताएं उन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कम होगा पहले से ऊपर से नीचे जाते हुए या ज़्यादा होता जाएगा? ज्यादा। कम होता कम कहाँ से हो गया ज़्यादा। भाई? जब साइज बढ़ गया, शेल बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, वो रिपेल कर रहे हैं, डिस्पर्स हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो इंड्यूस हो रहा था वो कम या ज़्यादा? ज्यादा। ज़्यादा होगा। तो साथ वाले जो मॉलिक्यूल होंगे उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होती जाएंगी या वीक होती जाएंगी? स्ट्रांग। तो फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। अगर मसलन बढ़ेगा। हम इनके चलें बॉइलिंग पॉइंट्स लिख लेते हैं तो ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है -188.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि क्लोरीन का है -34.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि ब्रोमीन का 58.8 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम फ़र्ज़ किया बात करते आयोडीन का तो ये 184.4 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे बताएं ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसे लिख दूं रीज़न के साथ तो पहली बात क्या है कि ऊपर से नीचे गए तो असल में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो गए। नंबर ऑफ शेल्स क्या हो गए? इंक्रीज हो गया। दूसरा मैंने बोला शील्डिंग इफेक्ट। अब आपको शील्डिंग इफेक्ट समझ आ गया होगा। शील्डिंग इफेक्ट असल में है इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन। तो जब वो बढ़ गई, वो हो गई ज़्यादा, तो वो जो डिस्पर्शन है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का वो जो फैलना था, प्लस माइनस चार्ज का क्रिएट होना था, तो बताए डिस्पर्शन इजी हो गई या डिफ़िकल्ट हो गई? इजी हो गई। तो जब वो जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आसानी से क्रिएट हो गया तो जल्दी से बताइए कि क्या लंदन फोर्सेस स्ट्रांग हो गई या वीक हो गई? स्ट्रांग हो गई। तो जब लंदन फोर्सेस स्ट्रांग हो गई तो बताइए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बात समझ आ गई सबको? जी सर। अब देखिए इसी में हम क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन चेंज कैसे हो सकता है? देखिए मैं ये कहूँ कि जी फ्लोरीन है और क्लोरीन है, इन दोनों की फिजिकल स्टेट है गैशियस। ब्रोमीन जो होता है ये होता है बच्चों लिक्विड, ठीक है, और आयोडीन जो होता है ये होता है सॉलिड। अब देखिए आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछे कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, ब्रोमीन इज लिक्विड, आगे वाई, या वो कहे जी ब्रोमीन इज लिक्विड, आयोडीन इज सॉलिड, वाई, यानी इनमें से किसी का भी नाम बता दे कि जी वो फलां की ये फिजिकल स्टेट है और फलां की ये है एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो रीज़न बताइए। तो रीज़न वही है कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, तो डिस्पर्शन बिकम्स ईजी। तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग या वीक? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रांग। तो इसीलिए बच्चों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। और कल मैंने बताया था, आपको याद हो, कि जो गैस, लिक्विड और सॉलिड है इनमें सबसे स्ट्रांग फोर्सेस किस में थी? सॉलिड में। सबसे वीक गैसेस। और दरमियानी लिक्विड में थी। तो वही रीज़न आ गई, वही बात यहाँ पे भी वैसे की वैसी आ गई। ओके बच्चों? यस सर। अब देखिए एक और फैक्टर है जो असल में यही होता है, ठीक है, लेकिन हम उसे कुछ और अंदाज से भी बोल सकते हैं। लेकिन बल्कि उससे पहले मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ये हमने एग्जांपल ली थी किसकी? हैलोजन्स की।
जो कि ग्रुप 7 है पीरियोडिक टेबल का। तो अब हमारे पास एक और ग्रुप होता है बच्चों, जिसे हम कहते हैं ग्रुप 8A ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और इन्हें हम सिंपली नोबल गैसेस भी बोलते हैं। तो नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं? चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था कि इनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं। जब इनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं तो ये तो स्टेबल होते हैं, तो ना ये आपस में रिएक्ट करते हैं ना किसी और तरह के एलिमेंट से। तो ये चूँकि शरीफ हो गया, रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए इन्हें कहते हैं नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस में कौन है जी? जैसे हीलियम है, नियॉन है, इसी तरह फिर आर्गॉन है, फिर क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और फिर रेडॉन है। तो अब ये भी बिल्कुल वैसे ही है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे मूव करेंगे ग्रुप में तो फिर क्या होगा? तो जैसे जैसे हम बच्चों ऊपर से नीचे ग्रुप में मूव करेंगे तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ शेल्स, हीलियम पहले पीरियड में इसमें 1 शेल है, नियॉन में कितने होंगे? 2। इसी तरह आर्गॉन में 3 होंगे, फिर क्रिप्टॉन में 4 होंगे, ठीक है, और जीनॉन में 5 होंगे। तो अब आपको वैसे भी समझ आ गई होगी कि भाई देखें ऊपर से नीचे साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। अब देखें जब साइज इंक्रीज होगा तो हम अगली बात वही करेंगे, क्या कहेंगे कि जब साइज इंक्रीज होगा तो डिस्पर्स शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। और डिस्पर्शन इजी हो जाएगी या डिफिकल्ट? इजी हो जाएगी। तो जब इजी हो जाएगी तो जल्दी से बताइए, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन भी यही है कि जब आप ऊपर से नीचे इन द ग्रुप ऑफ नोबल गैसेस मूव करते हैं तो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो अगर हमसे कोई पूछे वाई, तो मुझे उम्मीद है आपको आंसर समझ आ गया होगा। वही आंसर है जो किसके केस में पड़ा है? हैलोजन्स के केस में। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो अगला फैक्टर है, जैसे मैंने कहा कि आप अपनी बुक्स में देखेंगे मुख्तलिफ किस्म की जो की बुक्स होंगी उसमें उसने खींच तान के ऐसे बहुत ज़्यादा फैक्टर बनाए हुए होंगे। तो एक और फैक्टर है जिसे हम कहते हैं बच्चों पोलराइज एबिलिटी। पोलराइज एबिलिटी। अब ज़रा मैं अगर पोलराइज एबिलिटी की सही वाली आपको डेफिनेशन बताऊं ना, तो ये डेफिनेशन पता है क्या? ज़रा ये वापस चलते हैं हम। मुझे ये बताएं कि मैंने नोबल गैसेस के बारे में क्या कहा कि किस में डिस्पर्शन इजी है? किस की ज्यादा है हैलोजन्स में? नाम बताना है आपने। आयोडीन की। तो याद रखिए जिसकी डिस्पर्शन इजी है, इसी डिस्पर्शन का असल में नाम है पोलराइज एबिलिटी। यानी जरा वापस चलते हैं मजीद, तो आपको अभी नजर आएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का क्या होना था? डिस्टॉर्ट। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का क्या होना था? डिस्टॉर्ट होना था। असल में इसी डिस्टॉर्शन का नाम है कि इसकी क्या ज्यादा है? पोलराइजेबिलिटी। तो अगर मैं यहां पे आगे चलते चलते यूं बोल दूं, जरा ध्यान से देखिए, विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन्स, मैं कहूं जी ऊपर से नीचे गए, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया। तो बेसिकली जो एटम या मॉलिक्यूल हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्टॉर्शन इजी हो गई। मतलब क्या बढ़ गई? पोलराइज एबिलिटी। यानी पोलराइजेबिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ एन एटम, आयन या मॉलिक्यूल टू डिस्टॉर्ट इट्स ओन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो ये जैसे मैंने यहां पे समझाया, गौर से देखिए,
ये क्या हमने यहां पे समझा कि जो नोबल गैस है, कौन सी गैस है बच्चों? नोबल गैस है। तो इसमें ये राइट साइड वाले एटम को पहले कंसीडर किया था, इसने लेफ्ट वाले के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्या कर दिया था? डिस्टॉर्ट। तो ये जो लेफ्ट वाला है इसने अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर लिया था। अब जरा गौर से सुनना है, जब कोई किसी और के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करे तो उसकी ये जो कैपेसिटी है ये कहलाती है पोलराइजिंग पावर। जबकि अगर कोई अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करे तो वो उसकी कहलाती है पोलराइज एबिलिटी। तो मुझे बताएं, ये जो पहले वाली शेप हमने बनाई और उससे दूसरी स्टेज पे आए, तो बताएं पोलराइज्ड एबिलिटी लेफ्ट वाले की है या राइट वाले की? लेफ्ट। शाबाश, लेफ्ट वाले की है, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट किया है। और पोलराइजिंग पावर किसकी है? राइट। शाबाश। और इस तीसरी स्टेज में देखें, लेफ्ट वाले की है पोलराइजिंग। हाँ जी, क्योंकि उसने राइट वाले के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर दिया है और राइट वाले ने अपने आप को किया है। तो राइट वाले की क्या है? पोलराइजेबिलिटी है। तो ठीक है बच्चों, यानी सिंपल सी बात है, अगर हम ये कहें कि हैलोजन्स में या नोबल गैसेस में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है वाई, या फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस हैं, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है वाई, तो हम यहाँ सिंपली ये कह सकते हैं नंबर ऑफ शेल बढ़ गया, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया। चाहे आप ये कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्पर्शन ईजी हो गई, या चाहे आप ये कहें कि वो जो एटम या मॉलिक्यूल है उसकी क्या बढ़ गई? पोलराइजेबिलिटी। तो जिससे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग हो गई या वीक हो गई? स्ट्रांग हो गई। तो इसीलिए बच्चों मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बात समझ आ गई? ओके बच्चों। यस सर। अच्छा, अब देखिए, अब एक और फैक्टर है जिसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स की यानी कि तादाद, जिसे आप चैप्टर 1 में पढ़ के आए थे और इसे कहते थे एटॉमिसिटी। लेकिन ये किसके अंदर है? इन आ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि नॉन पोलर है। तो उसके अंदर बच्चों हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद की बात कर रहे हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देने जा रहा हूं मैं। फ़र्ज़ किया हम कहते हैं बच्चों हमारे पास है, यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने लफ्ज़ लिखा है मैथ, इधर मैं लिख रहा हूँ एथ, ठीक है। इसी तरह यहाँ मैं लिख रहा हूँ जी प्रॉप, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ़र्ज़ किया जी हैग्स। अब मैथ जो होता है ना, मैथ का मतलब होता है एक कार्बन, एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, प्रॉप का मतलब होता है 3 कार्बन, और हैग्स का मतलब आपको समझ आ गई होगी 6 कार्बन। कितने कार्बन? 6 कार्बन। इसी तरह बीच वाले ब्यूट 4, पेंट 5 वगैरह वगैरह। फिर अब मैं इनमें लफ्ज ऐड कर रहा हूं एन। एन का बच्चों मतलब ये होता है कि भाई सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन जी अब हम सिंगल बॉन्ड भी लगा देते हैं। तो मुझे बताएं, पहले के अगर सिंगल बॉन्ड लगाएं तो कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 आएंगे ना सिंगल बॉन्ड। जी सर। अब जो भी सिंगल बॉन्ड होगा ना वहां हमने H लगाना है असल में, यानी बॉन्ड पूरे करने के लिए। तो इसका मतलब ये बन जाएगा CH4। अब देखिए इनके बीच में भी हमने सारे
सिंगल बॉन्ड लगा दिए, सारे क्या लगा दिए, सिंगल बॉन्ड लगा दिए। तो ज़रा जल्दी से बताइएगा आप लोग कि ये जो C है ये इथेन का, इसके कितने बॉन्ड हैं? एक। शाबाश, तो 3 कम है ना, तो मैंने 3 H लगा दिए। राइट वाले के कितने हैं? 1, तो कितने कम है? 3, तो ये देखिए ये इथेन बन गया। प्रोपेन है, तो ये लेफ्ट वाले C के कितने बॉन्ड हैं? 1 है, तो 3 H लगा दी हमने। इसके कितने हैं? 2, तो 2 कम है ना, 4 होते हैं। इसके कितने हैं? एक। तो 3 कम है, हमने 3 लगा दिए। तो अब मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी कि मैं क्यों कहीं 2 H लगा रहा हूं और क्यों कहीं 3 H लगा रहा हूं। बात समझ आ गई? अब देखिए बच्चों, ये था फैक्टर नंबर ऑफ एटम्स इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर मैं यहां पे सबसे पहले इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करूं तो जो मीथेन है, मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट है -161.5 डिग्री सेल्सियस। इथेन का है -88.6 डिग्री सेल्सियस। प्रोपेन का है बच्चों -42.1 डिग्री सेल्सियस। और अगर हेक्सेन की बात करें तो इसका है बच्चों 68.7 डिग्री सेल्सियस। तो ज़रा देख के और सोच के बताएं कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ रहे हैं चेन के अंदर, तो मुझे बताएं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अगर मैं ये कहता हूं बच्चों कि भाई बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह बच्चों बहुत आसान है। अब देखिए बच्चों, अगर फर्ज किया कि मैं अपने दोनों हाथों की इन 2 उंगलियों को ऐसे पकड़ूं तो ये ग्रिप है। अगर 2-2 को पकड़ूं तो ये भी ग्रिप है। 3-3 को पकड़ूं ये भी ग्रिप है। 4 ऐसे, 5 ऐसे। जल्दी से बताएं ग्रिप कौन सी स्ट्रांग होगी, 1 वाली या 5 वाली? 5 वाली। बात समझ आ गई? तो आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली मीथेन से जैसे जैसे आगे मूव कर रहे हैं तो चेन में बच्चों देख के बताएं किस चीज की तादाद बढ़ रही है? कार्बन की। तो उनके ये जो पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट हैं ये बढ़ते जाएंगे या कम होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। तो इसी को पोलराइजेबिलिटी भी बोलते हैं, या इसी को कहते हैं कि क्या स्ट्रांग हो रही है? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो बताएं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बात समझ आ गई? तो सिंपल सी बात है, जब हम बोलेंगे तो हम कहेंगे बच्चों सबसे पहली बात, जब आप ये कार्बन की तादाद बढ़ाते जाते हैं, किसी कंपाउंड में कार्बन की तादाद, तो आप कहेंगे जी सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स, जो कि कौन से एटम्स है? कार्बन के। किसके अंदर? इन द चेन। ये बढ़ गए, ये बढ़ गए। फिर बच्चों क्या हुआ? तो हम कहेंगे पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट। शाबाश, हम कहेंगे पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट। बताएं बढ़ गए या कम हो गए? बढ़ गए। फिर हम कहेंगे पोलराइजेबिलिटी। बोलें बढ़ गई। पोलराइजेबिलिटी बढ़ गई। और फिर आप कहेंगे लंदन फोर्सेस स्ट्रांग हो गई। फोर्सेस बढ़ती या कम नहीं होती, वो स्ट्रांग या वीक होती हैं। तो आप कहेंगे बच्चों लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग हो गई। तो बताएं इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बात समझ आ गई? इसी तरह बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आप बताइए कि ये मीथेन, इथेन और प्रोपेन ये होती हैं गैसेस,
जबकि ये जो हेक्सेन है ये बच्चों क्या होता है? लिक्विड। क्वेश्चन वही है आगे, क्वेश्चन क्या है? वाई। आवाज आ रही है? Yes, sir. तो वजह क्या है? वही कि नंबर ऑफ एटम्स यानी कार्बन इन द चेन बढ़ रहे हैं, पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट बढ़ रहे हैं, पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है, और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग। तो बताइए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। बात समझ आ गई? तो ये बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस पढ़ा, जिन्हें डी बायो फोर्सेस कहते हैं, और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस और उसके फैक्टर्स को डिस्कस किया इन डिटेल। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, आंसर बताए हैं, तो ये आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है।